सोचिए, इतने लंबे समय से मार्केट एकदम शांत था और फिर अचानक एक धमाका। ये हुआ क्या? क्या ये किसी नई शुरुआत का इशारा है या कुछ और? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक ट्वीट से शुरुआत करते हैं। ये ट्वीट भारत के एक बहुत ही कामयाब निवेशक आशीष कचोलिया का है और मजे की बात यह है कि जिस सुबह मार्केट में ये तूफान आया, ठीक उसी सुबह उन्होंने ये ट्वीट किया था। ये ट्वीट डर में छिपे मौके की हमारी आज की कहानी का कह सकते हैं एक तरह से सार है। और फिर हुआ भी ठीक वैसा ही। जैसे ही बाजार खुला, एक जबरदस्त धमाका। मिड कैप इंडेक्स करीब 3% ऊपर और लार्ज कैप इंडेक्स 2.5%। मतलब ये एक ऐसा उछाल था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और इसने सबको हैरान करके रख दिया। लेकिन इस धमाके को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इससे पहले चल क्या रहा था। हमें उस मुश्किल दौर को समझना होगा जिससे बाजार गुजर रहा था। ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, ये लगभग 1.5 साल की एक लंबी और थका देने वाली मंदी थी। तो हुआ ये कि इस गिरावट के पीछे कई वजह थी, एक के बाद एक झटके लग रहे थे। पहले तो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए, फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं मतलब FIIs, वो बाजार से अपना पैसा निकालने लगे, जिससे हमारा रुपया और कमजोर हो गया। और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो 2006 की शुरुआत में आए एक निराशाजनक बजट ने पूरी कर दी। माहौल ऐसा था कि चारों तरफ बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी। और फिर ठीक ऐसे माहौल में जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, एक ऐसी खबर आई जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील, एक ऐसी डील जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसी डील ने बाजार की इस लंबी खामोशी को तोड़ा। और इस डील का जो सबसे जरूरी हिस्सा था वो था ये नंबर। सोचिए, जो टैरिफ 50% तक पहुंच गया था वो एक झटके में घटकर सिर्फ 18% पर आ गया। ये कितनी बड़ी राहत थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और बस इस एक कदम ने ना भारत को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने एक मजबूत पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, चीन पर 30% टैरिफ है, वियतनाम पर 20% और हमारे ऊपर सिर्फ 18%। साफ है कि हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? क्या ये अचानक हो गया? नहीं, इसके पीछे भारत की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। देखिए, भारत ने बहुत सोच समझकर अपने पत्ते खेले। पहले न्यूजीलैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, फिर यूके के साथ, और फिर आया सबसे बड़ा दांव, यूरोपियन यूनियन के साथ वो डील जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। इस सब ने मिलकर अमेरिका पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। वाकई एक शानदार चाल थी। तो चलिए अब इस डील को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं, दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो साफ साफ फायदा है, एक्सपोर्टर्स के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे हमें अब रूस की जगह वेनेजुएला से तेल लेना होगा। अब इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है, जिसका मतलब है कि इसे रिफाइन करने का खर्च बढ़ सकता है और तो इसे भारत तक आने में ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे हमारी पूरी एनर्जी सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा हमारे अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स जैसे डेयरी और एग्रीकल्चर पर भी इसका क्या असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इस डील का एक और बहुत बड़ा पहलू है, भारत ने अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर के डिफेंस, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स खरीदने का कमिटमेंट दिया है। अब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो इस पूरे समझौते को और भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो ठीक है, ये तो हुई बड़ी बड़ी आर्थिक बातें, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है। क्या इस पूरी सिचुएशन में कोई मौका छिपा है? जाहिर सी बात है, सबके मन में अब यही सवाल घूम रहा होगा। मार्केट इतना भाग चुका है तो क्या निवेश करने का मौका अब हाथ से निकल गया है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही मार्केट में एक शुरुआती उछाल आया है, लेकिन अभी भी कई अच्छी मजबूत कंपनियां हैं जो अपने हाई से 20 से 30% नीचे ट्रेड कर रही हैं। असल में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 खरीदारी का साल हो सकता है, मतलब मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। तो फिर नजर कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ वैल्यू मिल सकती है? तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से कुछ खास सेक्टर्स हैं जहां अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, जैसे कि रिन्यूएबल्स यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का सेक्टर, डेटा सेंटर्स और हाउसिंग फाइनेंस। इन सेक्टर्स में ऐसी कंपनियां मिल सकती हैं जो अभी भी अंडरवैल्यूड हैं।
और एक ठोस उदाहरण देखते हैं कि ये अंडरवैल्यूड मौका असल में दिखता कैसा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को ही ले लीजिए। एक टाइम था जब इसका पीई रेशियो 80 पर था, लेकिन हाल की गिरावट के बाद ये 30 के पीई पर मिल रहा है। बस यही दिखाता है कि बाजार में किस तरह के मौके अभी भी छिपे हो सकते हैं। तो फिर ऐसे में एक इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहला कदम, कंपनियों पर गहरी रिसर्च करें, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स को सुनें, उनके वैल्यूएशन को समझें। दूसरा, अपना सारा पैसा एक साथ कभी ना लगाएं, बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में निवेश करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, सब्र रखें, कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया लेकर चलें। तो हम अपनी इस बातचीत को उसी सवाल पे खत्म करते हैं जो हमें वापस आशीष कचोलिया के उस ट्वीट की याद दिलाता है। कहते हैं कि डर के पल ही लेजेंड्स बनाते हैं, इतिहास गवाह है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये उन पलों में से एक है?